हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 की बसंत भाग 3 का पाठ 18, जिसका नाम है टोपी, और इसके लेखक का नाम है सृंजय। ठीक है, और इस लेखक के द्वारा यह जो पाठ लिखा गया है टोपी, यह बहुत ही एक प्रेरणादायक पाठ है। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छी प्रेरणा आपको मिलती है, अपने जीवन में निडर होकर कार्य करने की सीख सलाह आपको मिलती है। आ रहा समझ में? तो देखिए इसमें पाठ का सार क्या है। तो जो पाठ 18 है इसका सार यह है कि टोपी नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने लोक कथा का पुनर्सृजन किया है। आ रहा समझ में? लेखक ने ये जो पाठ लिखा है, इस पाठ में किसका वर्णन किया है? तो लोक कथा। लोक कथा मतलब एक लोगों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनकी कथा का वर्णन यहाँ पर किया है हमारे लेखक ने। पुनर्सृजन का मतलब एक बार फिर से उसका सृजन किया है, फिर से उसको लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यह कहानी अत्यंत गहरा सामाजिक सरोकार रखती है। तो यह जो कहानी है, समाज में जो होता है, समाज में जो कार्य किए जाते हैं, उसकी वास्तविकता को यह कहानी उजागर करती है। इसलिए यह बहुत ही गहरा सामाजिक सरोकार रखती है। सामाजिक सरोकार का मतलब होता है सामाजिक संबंध या सामाजिक महत्व को रखती है। ये आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कि यह कथा राजा के शासन से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। इस कहानी में आपको यह पता चलेगा कि जो राजा होता है तो राजा किस प्रकार का व्यवहार जनता के साथ करता है। आ रहा समझ में? इस कहानी में जो राजा होता है वह निरंकुश राजा होता है, अपने मनमानी करता है, तानाशाह प्रवृत्ति का राजा होता है। आ रहा समझ में? उसे अपने को खुद को सुख, अपना जो खुद का सुख होता है उस सुख को भोगने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है, या हमेशा सुख भोगने के लिए लालच में डूबा रहता है, परंतु उसे जनता की चिंता नहीं होती। जो प्रजा होती है, प्रजा के सुख की चिंता उसे बिल्कुल नहीं होती, मुफ्त में कार्य करवाता रहता है। तो ऐसा राजा फिर आलोचना का पात्र भी होता है। ठीक है, और इसी को सीख दिलाने के लिए, इसी को सलाह देने के लिए जो गौरैया नाम की चिड़िया होती है, ये उसकी जितनी भी सारी कमियां थी उसको उजागर करती है। इसके बाद देखिए तो इसके माध्यम से राजतंत्र और लोकतंत्र का अंतर भी अत्यंत रोचक ढंग से समझा जा सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र, इसकी जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है, तो जनता का द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। हम सरल भाषा में कहते हैं लोकतंत्र को जनता का शासन। ठीक है, तो जनता की इच्छा पर अब कोई भी सरकार कार्य करेगी। जब तक जनता की इच्छा होगी तब तक सरकार कार्य कर सकती है, और जब जनता की इच्छा नहीं होगी तो सरकार कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, ये होता है लोकतंत्र। और राजतंत्र में क्या होता है? तो राजतंत्र में राजा के द्वारा शासन किया जाता है, जिसको अपन राजतंत्र कहते हैं। तो इन दोनों का ही बहुत ही रोचक तरीके से इस पाठ में इनका वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें आगे फिर इसकी प्रमुख पात्र नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों से कोई भी प्रेरित हो सकता है। एक नन्ही सी चिड़िया रहती है और यह नन्ही सी चिड़िया दृढ़ संकल्प करती है कि मैं तो टोपी पहनूंगी। आ रहा समझ में? लेकिन जो नर पक्षी होता है गौरा, वह इसे मना करता है, परंतु इसके गौरा के मना करने के बावजूद भी गौरैया अंत में टोपी सिलवाकर और पहन ही लेती है। ठीक है, तो चिड़िया इसमें बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत से इसने टोपी बनाई थी, लेकिन जो राजा होता है वह इसकी टोपी को छीन लेता है। ठीक है, फिर बाद में जब चिड़िया उस राजा की वास्तविकता को उजागर करना शुरू करती है तो फिर राजा उसकी टोपी को लौटा भी देता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए और अपने उत्तरदायित्वों को समझकर उन्हें निर्वहन के विषय में सोच सकता है। तो इसमें जो नन्ही से चिड़िया होती है, नन्ही से गौरैया होती है, यह दृढ़ संकल्प करती है, दृढ़ निश्चय करती है और लगातार अपने प्रयासों से अपने प्रयास में सफल भी हो जाती है। उसका उद्देश्य था, उसका लक्ष्य था चिड़िया का कि मैं टोपी पहनकर रहूँगी, टोपी बनवा कर रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। तो अंत में चिड़िया टोपी बनवा ही लेती है और बहुत सुंदर टोपी बनवाती है। तो ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में अगर कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तो उसे अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, और यही प्रेरणा हमें इस कहानी से भी मिलती है।
आ रहा समझ में। हमें अपने जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए, सच्चरित्रता से करना चाहिए। हमें अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। आ रहा समझ में। और यही समस्त जानकारी हमें इस कहानी से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसमें शुरू करते हैं, इसमें पाठ 18। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है इसका कि गौरैया और गौरा एक दूजे के परम संगी। इसका अर्थ क्या हुआ अब, तो यहाँ पर गौरैया फ्रेंड याद रखना, तो गौरैया ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों ही प्रकार से यह सही है। ठीक है, तो जो गौरैया होती है ये क्या है, ये मादा पक्षी होती है, और जो गौरा है तो गौरा क्या होता है, ये नर होता है, ये नर पक्षी था। आ रहा समझ में। अब दोनों ही साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के परम संगी हैं। मतलब परम संगी का मतलब क्या है कि इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठता थी। आ रहा समझ में। अब ये दोनों ही साथ साथ रहते थे और उनका उठना बैठना और सोना जागना, रोना हंसना, खाना पीना सब साथ साथ होता था। अगर गौरैया रोएगी तो गौरा भी रो देता था, अगर गौरैया हंसेगी तो गौरा भी हंस देता था। इसके बाद में सारे कार्य इनके सब साथ साथ होते हैं। सोते थे दोनों साथ में सोते थे, जागते थे दोनों साथ में जागते थे। अगर एक रोता है तो दूसरा भी रोता है, अगर एक हंसता है तो दूसरा भी हंसता है। आ रहा समझ में। इनके सारे क्रियाकलाप सब साथ साथ में होते थे, इसलिए इनको कहा जाता था परम संगी। मतलब दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठता थी, दोनों के बीच में प्रेम बहुत अधिक था। तो ऐसे ही फ्रेंड अपने जीवन में भी आपको ऐसे ही प्रेम बनाए रखना है। आ रहा समझ में। हम जब भी किसी से मित्रता करें तो ये गौरैया और गौरा जैसी मित्रता रखें, स्वार्थ भाव से कभी किसी से मित्रता न रखें। ठीक है, और अपने जीवन में आप हमेशा ईमानदार रहें। ठीक है, अपने कर्तव्य के प्रति तटस्थ रहें आप। ठीक है, आगे देखिए इसमें, तो वे साथ ही प्रातः अपने घोंसले से निकलते और शाम को लौटते। दोनों साथ साथ सुबह से, प्रातः का मतलब हो जाता है सुबह से, तो दोनों सुबह से अपने घोंसले से निकलते हैं और घूम फिर कर शाम को वापस लौट भी आते हैं। इसके बाद फिर दिन भर की घटनाओं के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते और वो दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। ये दोनों दिन भर में जहाँ जहाँ से घूम फिर कर आते हैं और शाम कर अपने घोंसले में वापस आकर बैठ जाते हैं, और फिर दिन भर में जो भी घटनाएं घटित हुई है उन सभी की चर्चा, उन सभी की बातचीत ये उस समय शाम को करते थे। आ रहा समझ फ्रेंड। ये गौरैया और गौरा एक दूसरे की कहानी बताते हैं, ये बहुत ही अच्छी कहानी है फ्रेंड। ठीक है, इनके साथ में क्या हुआ है तो दोनों एक दूसरे को बताते हैं फिर। तो ऐसे हमें भी अपने जीवन में रहना है। जैसे हम घर परिवार में रह रहे हैं तो हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं आप अपने परिवार के सदस्य को अवश्य बताएं। ठीक है, आगे देखिए इसमें अगला है कि गौरैया ने चाहा टोपी पहनना। अब एक बार क्या हुआ कि जो गौरैया थी, जो मादा चिड़िया थी, ठीक है, इसने एक बार सोचा कि मैं भी टोपी पहनूंगी। आ रहा समझ में। तो फिर देखिए इसमें क्या होता है, तो एक शाम गौरैया ने कहा, आदमी कपड़े पहनने के बाद कितना सुंदर दिखने लगता है। गौरैया कह रही है किससे, गौरा से। गौरा जो नर पक्षी था। ठीक है, तो गौरा से गौरैया ने कहा कि जब मनुष्य कपड़े पहनता है तो कपड़े पहनने के बाद वह कितना सुंदर दिखता है। ठीक है, तो फिर देखिए आगे इसका जवाब कैसे मिलता है गौरैया को। तो इसका प्रतिवाद करते हुए गौरा ने कहा कि कपड़े पहनने से आदमी अपनी बदसूरत लगने लगता है। आ रहा समझ में। जब गौरैया ने कहा गौरा को कि आदमी जब कपड़ा पहनता है तो कितना सुंदर दिखता है, तो फिर इसका प्रतिवाद करते हुए, मतलब इसके प्रत्युत्तर में क्या कहा गौरा ने, तो गौरा ने कहा कि कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है। आ रहा समझ में। अब देखो इसमें कितनी गहराई छुपी हुई है, ये आपको कहानी में आगे पता चलता जाएगा। तो उसकी खूबसूरती ढक जाती है। गौरा कहता है कि जब व्यक्ति कपड़े पहनता है तो वह बदसूरत लगने लगता है, उसके अंदर की जो खूबसूरती है वह छुप जाती है। मतलब यह हुआ कि कपड़ा पहनना क्या है, व्यक्ति का दिखावा है, लेकिन उसके अंदर का जो वास्तविक स्वभाव होता है वह तो वैसा का वैसा ही रहता है।
अगर व्यक्ति सुंदर कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो उसके साथ साथ उसके अच्छे विचार भी होना चाहिए, उसका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति ईमानदार भी होना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने से व्यक्ति ईमानदार नहीं हो जाता। आ रहा समझ में? तो यही बात इस कहानी से हमें पता चलती है फ्रेंड। आगे देखिए इसमें, तो उसकी खूबसूरती ओझल हो जाती है। ओझल का मतलब होता है गायब होना, ठीक है। तो यहाँ पर ओझल का मतलब क्या है? गायब होना। तो गौरा कह रहा है कि जब व्यक्ति कपड़े पहन लेता है तो उसकी जो खूबसूरती होती है वह ओझल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इस पर गौरैया ने कहा कि आदमी मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। आ रहा समझ में? तो जब गौरैया ने कहा कि आदमी कपड़े पहनता तो अच्छा लगता है, तो गौरा ने क्या कहा? तो गौरा ने कहा कि जब व्यक्ति कपड़े पहनता तो इससे उसकी खूबसूरती ढक जाती है। तो फिर गौरैया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति कपड़े किस लिए पहनता है? तो बोले मौसम की मार से बचने के लिए भी तो कपड़े पहनता है, सुंदर दिखने के लिए कपड़े थोड़ी ना पहनता है। आ रहा समझ में? तो फिर देखो आगे गौरा क्या कहता है। तो यह सुनकर गौरा कहता है कि कपड़े पहनने से आदमी में सर्दी, गर्मी, बरसात सहने की शक्ति नहीं रह जाती। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात गौरा बोल रहा है। तो गौरा ने जब कहा गौरैया से कि जब व्यक्ति कपड़े पहनता है तो मौसम में सर्दी, गर्मी और बारिश या बरसात को सहन करने की क्षमता उसमें घट जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति ज़्यादा सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है तो उसमें जो बाहरी संकट सहन करने की क्षमता होती है वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आ रहा समझ में? तो ये बातें बता रहा है गौरा। फिर आगे देखिए कि कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की हैसियत का पता भी चल जाता है। तो गौरा यहाँ पर कह रहा है कि जब व्यक्ति कपड़ा पहनता है तो कपड़ा पहनने से उसकी हैसियत के बारे में हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा होगा। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर भी दो प्रकार की बातें होती हैं कि कपड़े पहनने से उसकी हैसियत पता चल रही है कि व्यक्ति गरीब है कि आदमी। आ रहा समझ में? और दूसरा ये है कि व्यक्ति कपड़े भले ही अच्छे पहन ले लेकिन उसके अच्छे विचार नहीं है, तो ऐसे दिखावे वाले अच्छे कपड़े पहनने से कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पर दो अर्थ इसमें छुपे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे, तो आगे देखिए इसमें कि इससे आगे गौरा क्या कह रहा है। तो गौरा कह रहा है कि इससे आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। गौरा कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसकी ज़्यादा इज्जत होगी, और अगर व्यक्ति कपड़े थोड़े अगर नॉर्मल या सामान्य कपड़े पहनता है तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 50,000 वाले कपड़े पहनेगा तो उसकी इज्जत ज़्यादा होगी, और एक व्यक्ति है जो 1,000 के कपड़े पहनता है तो उसकी इज्जत कम होगी। तो ये कपड़े भी आदमी आदमी की हैसियत का पता बता देते हैं। आ रहा समझ में? कपड़े पहनने से आदमी आदमी में भी भेद होने लगता है। आ रहा समझ में? यह बात समझा रहा है गौरा। किसको? गौरैया को। तो आगे देखिए इसमें, यह सुनकर गौरैया ने कहा कि आदमी के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। अब गौरैया ने सोचा कि यार ये गौरा तो अपनी बात ही नहीं सुन रहा है, अपनी बात काटे जा रहा है। तो फिर गौरैया ने कहा कि एक काम करते हैं, अब टोपी की बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो गौरैया ने गौरा से कहा कि आदमी के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, ठीक है। तो फिर देखो आगे क्या होता है। तो मेरा भी टोपी पहनने का मन करता है। अब जब गौरैया ने कहा गौरा से कि आदमी के सिर पर टोपी बहुत प्यारी लगती है तो मैं भी टोपी पहनूंगी, मेरा भी टोपी पहनने का मन कर रहा है। ये कहा किसने? गौरैया ने। किससे कहा? गौरा से। अब आगे देखो गौरा क्या कहता है। आगे देखिए, तो गौरा उसे समझाते हुए कहने लगा कि टोपी तू लाएगी कहाँ से। आ रहा समझ में? कि तू टोपी लाएगी भी कहाँ से और लगाएगी भी कहाँ से। दो बातें हैं। तो पहली बात तो गौरा ने कहा कि तू टोपी लाएगी कहाँ से। इंसान तो टोपी सिलकर पहन लेते हैं, लेकिन तू कहाँ से टोपी लाएगी, कहाँ सिलवाएगी और कहाँ सिर में लगाएगी। तेरा तो सिर भी नहीं है कि तू टोपी पहन ले। आ रहा समझ में? मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत, ये कह रहा है गौरा। मतलब क्या हुआ? इस वाक्य का अर्थ समझिए फ्रेंड, इसमें बहुत गहराई में अर्थ छुपा हुआ है। इसकी गहराई समझिए इस वाक्य की आप। तो यहाँ पर गौरा ने कहा कि तू टोपी लाएगी कहाँ से, मतलब अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं और जो बिल्कुल हमारी समझ से परे हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हमें लगता है कि यह कार्य व्यर्थ है, तो उसे हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए।
और यही सलाह, ठीक है, हमें इस कहानी से मिल रही है। तो गौरा ने कहा कि तू टोपी लाएगी भी कहाँ से और लगाई भी कहाँ से, तो तेरा न तो सिर है टोपी लगाने के लायक और न ही टोपी लाने के लायक है, तो तू कहाँ से लाएगी, कहाँ लगाएगी, इसलिए टोपी के बारे में सोचना बंद कर दे। अब आ रहा समझ में, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और तू इस टोपी के चक्कर में पड़ ही मत। आ रहा समझ में। फिर आगे देखिए क्या हुआ, तो धुन की पक्की गौरैया को टोपी चाहिए। अब उसने तो ठान लिया, किसने, गौरैया ने। तो गौरैया ने तो दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे तो टोपी चाहिए और मुझे तो टोपी पहनना है, ये उसने ठान लिया था। आ रहा समझ में। और यही टोपी पहनने का लक्ष्य उसने बना लिया। उसने एक लक्ष्य तय कर लिया कि मैं अपने जीवन में एक बार टोपी अवश्य पहनूंगी। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर इस वाक्य में गहराई छुपी है कि हमें भी एक लक्ष्य तय करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आप कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, अगर कोई अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं और उसके पाने में आप शुरू हो जाते हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं, तो एक दिन आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाओगे। आ रहा समझ में। और अपने जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्ष्य के जंगल में भटकने के समान है। आ रहा समझ में फ्रेंड। तो बहुत ही अच्छी प्रेरणा इस कहानी से आपको मिलती है। तो देखिए इसमें आगे आगे क्या हुआ, तो आगे देखिए इसमें कि गौरैया को मिला रुई का फाहा। ठीक है, गौरैया को क्या मिला है, रुई का फाहा। अब फाहा तो आप समझते ही हैं, जैसे जो रुई होती है, तो जैसे कॉटन होता है, कॉटन का एक पार्ट होता है, उसको कहा जाता है फाहा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, तो रोज की तरह एक दिन जब वे दोनों घोड़े पर चुगने निकले तो गौरैया को रुई का फाहा मिल गया। तो गौरा और गौरैया ये दोनों ही एक दिन चुगने के लिए बाहर निकले घूरे पर। घूरे मतलब कचरे का ढेर होता है। आ रहा समझ में। ये घूरा क्या है, तो घूरा ये कचरे का एक ढेर होता है जिसको कहते हैं घूरा या घूरे। तो इस घूरे पर चुगने के लिए दोनों निकलते हैं। ठीक है, और वहीं पर घूरे पर इसको एक रुई का फाहा मिला। किसको मिलता है, गौरैया को मिलता है, जिसे पाकर वह खुशी से पागल हो गई थी। अब जैसे ही उसे रुई का फाहा मिला तो गौरैया बिल्कुल खुशी से झूम उठी, उसकी खुशी नहीं समा रही थी। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर गौरे के पूछने पर उसे बताया कि टोपी का जुगाड़ मिल गया। अब गौरा ने पूछा कि तू इतनी खुश क्यों हो रही है गौरैया, तो गौरैया ने कहा कि टोपी का जुगाड़ हमें मिल गया है। ठीक है, गौरैया ने क्या कहा, तो गौरैया ने गौरा से कहा कि टोपी जिससे बनाई जाती है वह वस्तु, वह चीज़ हमें मिल गई है और अब मेरी टोपी अवश्य बन जाएगी। आ रहा समझ में। तो जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, जब अपना टारगेट फिक्स करते हैं, तो रास्ते भी ऑटोमेटिक बनते चले जाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी रास्ते पर चलना शुरू नहीं करते हैं तब तक हमें रास्ता भी नहीं मिलता है। आ रहा समझ में। और जब आप किसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो आपका जो टारगेट है उसके लिए आपके लिए 10 दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। आ रहा समझ में। जब तक हम किसी कार्य को करना ही शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आएगा कैसे कि करना क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए इसमें, यह कहते हुए उसने रुई का फाहा उसके सामने रख दिया। अब जब उसने पूछा गौरा ने कि तू खुश क्यों हो रही है, तो गौरैया ने कहा कि मुझे टोपी बनाने की चीज़ मिल चुकी है और ये देख ले रुई का फाहा है, इससे बनेगी अब मेरी टोपी। ये गौरा ने कहा, ये गौरैया ने कहा, किससे, गौरा से। फिर आगे देखिए, इस पर गौरे ने कहा कि तेरे जैसा एक बावरा था जिसे रास्ते पर गिरा हुआ एक चाबुक मिल गया था। तो गौरा ने एक उदाहरण दिया, किसको, गौरैया को। तो गौरा ने कहा कि तेरे जैसा एक व्यक्ति था, एक बावरा था। बावरा का मतलब होता है पागल। ये बावरा का अर्थ क्या होता है, पागल होता है। ठीक है, तो तेरे ही जैसा एक बावरा था जिसे रास्ते पर पड़ा हुआ एक चाबुक मिल गया था, तो वह भी बहुत खुश हुआ। आ रहा समझ में। अब चाबुक तो मिल गया उसको, लेकिन फिर क्या होता है, तो देखो इस पे क्या कह रहा है गौरा। तो गौरा कहता है कि एक बावरा था जिसे चाबुक मिल गया और बावरा चीख कर कहने लगा कि चाबुक मिल गया, चाबुक मिल गया, ये बोलने लगा वो। अब चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम और जीन। ये कहाँ से आएगा। आ रहा समझ में। तो गौरा कहता है किससे, गौरैया से,
कि एक पागल व्यक्ति था, उसको चाबुक मिला तो बहुत खुश हुआ वो, और खुश होता होता इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी नहीं समा रही थी। ठीक है, तो फिर उसने देखा कि यार ये तो बहुत खुश हो रहा है, अब चाबुक तो मिल गया, तो क्या चाबुक ही सब कुछ है क्या? अब चाबुक तो मिल गया, लेकिन बाकी का फिर क्या? घोड़ा कहाँ से आएगा? इसके बाद उसकी लगाम कहाँ से आएगी? फिर उसकी जीन, उसकी चैन कहाँ से आएगी? आ रहा समझ में? ये गौरा ने समझाया गौरैया को। ठीक है, तो गौरैया को समझा रहा है गौरा कि तुझे ये रुई का फाहा तो मिल गया, बाकी सामान कहाँ से आएगा? इसमें और भी चीज़ें लगती है, इसको सिलने वाला चाहिए, दर्जी चाहिए, आ रहा समझ, इसको काटने के लिए कोरी चाहिए। आ रहा समझ में? ये सारे व्यक्ति तुझे कहाँ से मिलेंगे? लेकिन जो गौरैया थी उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मुझे तो टोपी बनवाना भी है और पहनना भी है। उसने उसका लक्ष्य तय कर लिया था। तो ऐसे ही फ्रेंड, हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य तय कर लेना चाहिए कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है। तो ये लक्ष्य आपको शुरू से ही तय कर लेना चाहिए। और जब हमारा टारगेट हम फिक्स कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे भी सारे रास्ते धीरे धीरे खुलते जाते हैं, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है, हमारे भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो कर्म करते हैं, और जो कर्म नहीं करते भगवान उसकी भी कभी सहायता नहीं करते। ठीक है, आगे देखिए इसमें, पर ये सब तो रास्ते पर मिलते नहीं। वह बाबरा अपना काम धाम छोड़कर यही रटता रह गया कि उसके समझाने पर भी गौरैया नहीं मानी। अब यहाँ पर गौरा कह रहा है कि ये सारी चीज़ें तो रोड पर मिलती नहीं, किसको? बाबरे को। तो गौरा ने कहा कि जो बाबरा था उसको चाबुक तो मिल गया, बाकी घोड़ा कहाँ से मिलेगा, लगाम कहाँ से मिलेगी, जीन कहाँ से मिलेगी? अब ये सब रास्ते पर तो पड़े नहीं है। आ रहा समझ में? फिर बाबरा अपना काम धाम छोड़कर बस यही रटता रह गया कि चाबुक मिल गया, चाबुक मिल गया, बाकी फिर उससे कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसे ही गौरा समझाया किसको? गौरैया को। आ रहा समझ में? लेकिन गौरा के इतने समझाने के बाद भी गौरैया नहीं मानी। गौरैया ने कहा कि नहीं, मुझे तो टोपी अब पहनना है, टोपी बनवाना भी है और टोपी पहनना भी है। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें आगे क्या हुआ। तो आगे देखिए इसमें, गौरैया चली धुनिया के पास। ठीक है, गौरैया चली किसके पास? धुनिया के पास। अब ये धुनिया क्या होता है? तो धुनिया जो कपास को या रुई को धुनकने का कार्य करता है, उसको साफ करने का कार्य करता है, उसे कहते हैं धुनिया। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, गौरैया रुई का फाहा लेकर एक धुनिया के पास गई और उससे धुनने का अनुरोध करने लगी। जब गौरैया एक धुनिया के पास जाती है तो उससे कहती है कि आप हमारी रुई को, हमारी रुई की फाहा को धुन सकते हो। ठीक है, तो फिर देखिए आगे क्या हुआ। तो फटी मिर्जई पहने बूढ़ा धुनिया बोला कि उसे राजा के लिए रजाई बनानी है। अब यहाँ पर एक शब्द आया फ्रेंड, मिर्जई। तो मिर्जई का अर्थ क्या होता है? मिर्जई का अर्थ होता है जैकेट। तो जो धुनिया था वह बूढ़ा व्यक्ति था और उसने फटी हुई एक जैकेट पहनी हुई थी। तो वह कहता है धुनिया कि मैं तो राजा की रजाई बना रहा हूँ, मैं आपके लिए इस रुई को कैसे धुन सकता हूँ? आ रहा समझ में? तो फिर आगे देखिए, ये धुनिया क्या बोल रहा है कि एक तो राजा मुफ्त में काम करवाता है और ऊपर से तू भी फोकट में काम करवाने के लिए आ गई। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर जो धुनिया है, धुनिया क्या कह रहा है गौरैया से? तो गौरैया से कह रहा है धुनिया कि एक तो राजा मुझसे फ्री में काम करवाता है और ऊपर से तू भी फोकट में काम कराने के लिए आ गई। आ रहा समझ में? ये कहा किसने? धुनिया ने। तो इसका भी मन नहीं लग रहा था। ध्यान रखना कि जब हम किसी से मुफ्त में काम करवाते हैं, फ्री में काम करवाते हैं, तो वह हमारा काम ठीक से नहीं करता। इसलिए फ्रेंड्स, अपने जीवन में अगर आप किसी से काम करवाओ तो फ्री में काम कभी नहीं करवाना, मुफ्त में कभी किसी से काम नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि मुफ्त में व्यक्ति काम ऐसे ही करता है, काम को टालता है। आ रहा समझ में? क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति काम करता है, उसका सही पारिश्रमिक तो मिले, उसका दाम तो उसे सही मिले। आ रहा समझ में? और जब व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उसका दाम उसे सही नहीं मिलता है, उसका पारिश्रमिक उसे सही नहीं मिलता है, तो वह फिर मन लगाकर काम नहीं करता है, जैसे यहाँ पर धुनिया बोल रहा है। आ रहा समझ में? तो फिर आगे देखिए इसमें, यह सुनकर गौरैया ने उसे आधी रुई मेहनत ताना के रूप में देने के लिए कहा। आ रहा समझ में? तो जो गौरैया थी, गौरैया ने कहा कि मैं तुमसे फ्री में काम नहीं करवाऊंगी, मैं तुम्हें तुम्हारा मेहनत ताना जरूर दूंगी। तो मेहनत ताना का मतलब होता है मजदूरी।
आ रहा समझ में। तो तुम जो काम करोगे उसकी मेहनत के बदले में आपको जो भी आपका पारिश्रमिक होगा वह अवश्य दूंगी। ये कहा गौरैया ने, किससे? धुनिया से। फिर आगे देखिए, तो जिसे सहर्ष स्वीकार कर धुनिया ने रुई धुनकर आधी उसे दे दी। आ रहा समझ में। जब ये बात गौरैया ने कहा किससे? धुनिया से, कि मैं तुमसे फ्री में काम नहीं करवाऊंगी, मैं आपसे मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगी, मैं आपको इसके मेहनत आना या आपको इसकी मजदूरी या इसका पारिश्रमिक अवश्य दूंगी। तो यह सुनकर धुनिया इस गौरैया की रुई को धुनने के लिए तैयार हो जाता है। सहर्ष का मतलब होता है हर्ष के साथ, खुशी के साथ। तो जो धुनिया था उसने खुशी खुशी पूर्वक इस गौरैया की फावा को, मतलब जो रुई का फावा था उस रुई को उसने खुशी खुशी धुन दिया। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, अब गौरैया किसके पास जाती है? तो गौरैया चली कोरी के पास। ठीक है। अब ये कोरी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो कोरी का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो रुई से धागा बनाता है या सूत काटने का कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कोरी। तो अब गौरैया किसके पास जाती है? कोरी के पास। ठीक है। अब देखिए इसमें, तो रुई धुन जाने से उत्साहित गौरैया उस धुनी रुई को कोरी के पास लेकर गई। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब कोरी के पास जब जाती है गौरैया, तो फिर जो कोरी था उसकी कमर झुकी हुई थी, इसके बाद में शरीर पर फटा हुआ कंबल ओढ़े हुए था। आ रहा समझ में? कंबल को ही धुस्सा कहा जाता है। तो यह फटा सा एक धुस्सा ओढ़े हुए था, और यह कोरी क्या कर रहा था? तो राजा का अचकन, मतलब एक लंबा कोट के लिए सूत काटने का कार्य कर रहा था। आ रहा समझ में? तो यह कोरी क्या कर रहा था? तो राजा के लिए एक अचकन, अचकन मतलब होता है कि लंबा कोट, उसके लिए सूत काट रहा था। आ रहा समझ में? तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? तो उसे राजा और उसके पिछलग्गुओं का काम मुफ्त में करना पड़ रहा था। अब जब कोरी था तो राजा के भी जो कार्य था फ्री में करता था, मुफ्त में करना पड़ता था। इसके बाद में राजा के जो पिछलग्गु होते हैं, पिछलग्गु का मतलब उसके जो नौकर चाकर होते हैं, तो उनका काम भी इसे फ्री में ही करना पड़ता था। किसको? कोरी को। फिर आगे देखिए इसमें, तो उसने सोचा कि यह गौरैया भी मुफ्त में ही काम कराने आ गई है। तो कोरी ने सोचा कि जब सारे लोग मुझसे फ्री में काम करवा रहे हैं, राजा फ्री में काम करवाता है, और इसके बाद में राजा के जो नौकर चाकर है उनका काम मुझे फ्री में करना पड़ता है, तो ऐसे ही यह गौरैया भी फ्री में कार्य करवाने के लिए मेरे पास आ गई है। आ रहा समझ में? तो फिर देखिए आगे क्या होता है। तो आगे देखिए इसमें, यही सोचकर कोरी ने उन दोनों को भागने के लिए कहा। उन दोनों को किसको? तो गौरा और गौरी। आ रहा समझ में? तो गौरा और गौरैया, इन दोनों को उसने मना कर दिया कि तुम तो यहाँ से भागो, तुम लोग भी फ्री में काम करवाने के लिए मेरे पास आ गए हो। आ रहा समझ में? फिर गौरैया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो गौरैया ने उसे आधी रुई देने की बात कही। आ रहा समझ में? तो गौरैया ने कहा कि हम आपसे फ्री में काम नहीं करवाएंगे, हमारे पास जो रुई है इसमें आधा हिस्सा आप रख लेना और आधे रुई की आप हमें ये सूत काट कर दे दीजिए। आ रहा समझ में? तो फिर जो कोरी था वह यह कार्य करने के लिए खुशी खुशी पूर्वक तैयार हो जाता है। आ रहा समझ में? तो सहर्ष का मतलब क्या होता है? सहर्ष का मतलब होता है हर्ष सहित, मतलब खुशी पूर्वक। आ रहा समझ में? तो बहुत खुश होकर वह यह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, और खुशी खुशी उसने इस रुई से सूत काट दिया था। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में अच्छा पारिश्रमिक मिलने पर उसने काफ़ी महीन सूत बनाया था। जब उसको अच्छा पारिश्रमिक मिला, उसकी मजदूरी उसे अच्छी मिली, तो उसने बहुत अच्छे से काम किया, और जो रुई थी उसके बहुत बारीक बारीक धागे बनाकर गौरैया को दे दिया। किसने दे दिया? ये कोरी ने। ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर गौरैया किसके पास जाती है? तो अब गौरैया चली बुनकर के पास। आ रहा समझ में? अब देखिए इसमें क्या होगा। तो गौरैया चली किसके पास? अब बुनकर के पास। अब ये बुनकर का मतलब क्या होता है? तो जो धागे से कपड़े बनाने का काम करता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है बुनकर। मतलब धागों से बुनकर ये कपड़े बनाते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं बुनकर। तो इस बुनकर के पास जाती है अब गौरैया। ठीक है। तो देखिए आगे फिर, तो कोरी के पास से सूत लेकर गौरैया एवं गौरा बुनकर के पास पहुँचे। अब गौरैया और गौरा ये किसके पास पहुँचते हैं? ये बुनकर के पास पहुँचे दोनों। तो जो सूत बनाकर दिया था किसने? कोरी ने। तो उस सूत को लेकर, उस धागे को लेकर गौरैया और गौरा ये दोनों पहुंच जाते हैं बुनकर के पास। अब इसके पास क्या हुआ देखिए यहाँ पर,
उसने उससे कते सूत से कपड़ा बुनने का अनुरोध किया। तो गौरैया ने कहा कि हमारे पास जो धागा है, जो सूत है, आप इससे हमें कपड़ा बनाकर दे दो। आ रहा समझ में? ये गौरैया ने कहा। किससे कहा? इससे कहा, बुनकर से। फिर आगे देखिए, उसे राजा के लिए एक बागा बुनना था। अब जो बुनकर था तो यह राजा के लिए एक बागा बुन रहा था। ये बागा क्या होता है? तो एक पुराना लंबा कपड़ा होता है, पुराना लंबा पहनावा होता है जिसको राजा पहनता था। आ रहा समझ में? तो ये बुनकर उसे बुन रहा था। अब उसे भी मुफ्त में काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जो बुनकर था तो यह भी राजा के लिए बागा मुफ्त में ही बना रहा था, फ्री में ही बना रहा था। आ रहा समझ में? तो फिर क्या हुआ? तो आगे देखिए, तो वह काम का वास्ता देकर उसमें व्यस्त हो गया। अब इसने बुनकर ने कहा कि मैं तो भैया राजा का बागा बना रहा हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। तो मना क्यों कर रहा था? उसको लगा कि जब मैं राजा के भी बागा फ्री में बना रहा हूँ तो यह गौरैया भी फ्री में ही मुझसे बुनवाएगी कपड़े को, इसलिए वो काम को टालता रहा। फिर आगे देखिए, तो यह देखकर गौरैया ने उससे कपड़ा बुनकर आधा कपड़ा ले लेने की बात कही। गौरैया ने कहा कि हम आपसे फ्री में कपड़ा नहीं बुनवाएंगे, एक काम करो, आप जो हमें कपड़ा बुनकर देंगे, आधा कपड़ा आप रख लेना, आधा कपड़ा मुझे दे देना। आ रहा समझ में? तो फिर जो बुनकर था, बुनकर यह कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और उसने काफ़ी गफस मतलब घना और दबीज मतलब एक मोटा कपड़ा बुन दिया। आ रहा समझ में? जो बुनकर था, तो बुनकर ने गौरैया की बात को मानकर इसने क्या किया, एक गफस मतलब काफ़ी घना कपड़ा और दबीज मतलब एक मोटा और मजबूत कपड़ा इसने बुन दिया। किसने बुन दिया? ये बुनकर ने। अब इसके बाद देखिए फिर आगे क्या होता है। तो गौरैया चलिए अब दर्जी के पास। अब गौरैया किसके पास जा रही है? तो यह दर्जी के पास अब जा रही है। ठीक है, अब टोपी सिलवाने के लिए जाएगी है। किसके पास? दर्जी के पास। तो अब देखिए आगे, तो अपने काम को सफल होता देखकर गौरैया कपड़ा लेकर दर्जी के पास गई। अब गौरैया को विश्वास आ गया था, कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब मेरी टोपी सिल जाएगी, मेरी टोपी बनकर तैयार हो जाएगी। ये गौरैया को विश्वास आने लगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो अब गौरैया किसके पास चली गई? कपड़ा लेकर दर्जी के पास चली जाती है। अब उस समय दर्जी राजा की 7वीं रानी के 10 रतन। अब ये 10 रतन का मतलब क्या होता है? तो जो राजा था उसके 7 रानियां थी, तो जो 7वीं रानी से 10वां पुत्र हुआ था, इससे पहले 9 लड़कियां थी। आ रहा समझ में? तो इसके 9 बेटियां थी किसके? राजा की, और 10वां उसके यहाँ पर बेटा हुआ था और उस बेटे को कहा जाता है 10 रतन। आ रहा समझ में? तो राजा की 7वीं रानी 10 रतन के लिए झब्बे तैयार कर रहा था। यहाँ पर झब्बे का मतलब क्या है? तो ये झब्बे का मतलब होता है कि बच्चों के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है झब्बा। आ रहा समझ में? जिसको झबला भी कह देते हैं। तो यह दर्जी राजा का जो 10वां बेटा था उसके लिए झब्बा या कपड़ा बना रहा था, कपड़े बना रहा था बच्चे के लिए। अब इसके बाद देखिए, फिर उसका ढेर सारा काम बाकी था। गौरैया की बात सुनकर उसने सोचा कि मुफ्त में काम करवाना या काम करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो दर्जी ने भी कहा कि मेरे पास तो बहुत सारा काम बाकी है, मैं तो तुम्हारे लिए टोपी नहीं बना सकता। तो उसने काम को क्यों टाला? तो दर्जी को ऐसा लग रहा था कि जब हमारे यहाँ पर जो राजा है यह भी हमसे फ्री में काम करवाता है, तो हो सकता है कि यह गौरैया भी मुझसे फ्री में टोपी सिलवा कर जाएगी। तो इसलिए वह काम को फिर टालता रहा। उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारा काम है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है आपकी टोपी सिलने के लिए। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या हुआ। तो उसने गौरैया को मना कर दिया, और जब गौरैया ने उससे 2 टोपियां सिलकर एक स्वयं रख लेने की बात कही तो वह भी खुशीपूर्वक बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जब गौरैया ने कहा कि भैया हम आपसे फ्री में काम नहीं करवाएंगे, आप हमें 2 टोपी बनाकर दे दो, जिसमें से एक टोपी आप रख लेना और एक टोपी मुझे दे देना। आ रहा समझ में? तो जैसे ही गौरैया ने कहा तो दर्जी तो बहुत खुश हो जाता है। दर्जी ने कहा कि ठीक है, मैं बना देता हूँ, अभी आपकी टोपी बनाता हूँ। तो फिर दर्जी ने क्या किया, 2 टोपी बनाई, जिसमें एक टोपी दर्जी ने रखी और एक टोपी गौरैया ने रखी। और जो टोपी उसने गौरैया के लिए बनाई थी उस टोपी में उसने अच्छे फुंदे भी लगा दिए। आ रहा समझ में? क्या लगा दिए थे? 5 फुंदने भी लगा दिए थे। तो ये फुंदने का मतलब क्या होता है? फुंदने का मतलब होता है कि फूल की आकृति बनाई जाती है कपड़े से, उसको कहते हैं फुंदना। आ रहा समझ में? तो ये अच्छे उसने 5 फुंदने भी लगा दिए थे।
किसने? दर्जी ने। किसकी टोपी में? गौरैया की टोपी में। आ रहा समझ में फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या हुआ? तो ये फुंदनेदार टोपी पहनकर अब गौरैया बहुत खुश हो गई। गौरैया बिल्कुल झूम उठी। आ रहा समझ में? तो ऐसी टोपी पहनकर गौरैया बहुत खुशी से झूम उठी और उसने टोपी पहनकर गौरे को दिखाया। आ रहा समझ में? जब दर्जी ने यह टोपी सिल दी, फुंदनेदार टोपी सिल दी, तब गौरैया ने टोपी को अपने सिर में पहना और बहुत खुश हुई। और गौरैया ने कहा, किससे? गौरा से, कि देखो गौरा मैं कैसी लग रही हूँ। आ रहा समझ में? तब गौरे ने उससे कहा कि तू तो रानी लग रही है। आ रहा समझ में? तो गौरा ने क्या कहा गौरैया से? कि तू तो रानी लग रही है। आ रहा समझ में? तो गौरैया ने कहा, किससे? गौरा से, कि रानी नहीं राजा कहो, राजा। आ रहा समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो गौरैया जब टोपी पहनती है तो गौरा से कहती है कि अब देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो गौरा ने कहा कि तू तो रानी लग रही है। तो फिर गौरैया ने कहा कि रानी नहीं राजा लग रही हूँ, देखो राजा कहो, राजा अब मुझे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर गौरैया बहुत खुश हो जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ? अब आगे देखें इसमें। तो गौरैया चली राजा के पास। अब वहीं पर एक राजा होता है, ठीक है। तो राजा के पास जाती है गौरैया। आप इस पाठ से क्या समझ रहे फ्रेंड? आपको ध्यान रखना है अपने जीवन में, अगर आप किसी से भी कोई काम करवाते हो तो फ्री में काम कभी नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आप फ्री में काम करवाओगे तो व्यक्ति मन लगाकर कार्य नहीं करता है। आ रहा समझ में? जो भी कार्य आपका करता है उसका मेहनत आना या उसकी मजदूरी आपको अवश्य देनी चाहिए, ठीक है। इस पाठ में यह सलाह हमें दी जा रही है। अब आगे देखिए, आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अब तो अब गौरैया चली राजा के पास। अब इसके बाद देखिए, तो टोपी पहनकर उसने राजा के पास जाने का निश्चय किया। जब इसकी टोपी बनकर तैयार हो जाती है गौरैया की, और गौरैया जब अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, तो गौरैया ने टारगेट फिक्स किया था कि मैं टोपी पहनूंगी, ठीक है। जब गौरैया ने कहा था तो गौरा ने साफ मना कर दिया था कि तू टोपी लाएगी कहाँ से और पहनेगी कहाँ। आ रहा समझ में? लेकिन उसने कोशिश की तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंची और अपनी टोपी बनकर इसके तैयार हो गई और उसने अपनी टोपी भी पहनी। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही फ्रेंड हमको भी एक टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट में लग जाओ। बिल्कुल कठिन मेहनत करो, कठोर परिश्रम करो और आत्मविश्वास रखो कि मैं इस कार्य में सफल अवश्य होऊंगा, ठीक है। क्योंकि सफलता के दो ही मूल मंत्र होते हैं, कठोर परिश्रम और आत्मविश्वास, ठीक है। ये दो बातों को ध्यान में रखकर जो तैयारी करता है वह अवश्य सफल होता है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें। तो गौरैया ने टोपी पहनकर राजा के पास जाने का निश्चय किया, जिसके लिए वह सारा काम हो रहा था। आ रहा समझ में? तो इतनी परेशान क्यों हो रही थी गौरैया? तो टोपी पहनकर यह राजा के पास जाना चाहती थी, जो सारा काम कर रही थी। तो राजा के पास जाने के लिए ही इतनी मेहनत गौरैया कर रही थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर उड़कर वह महल के कंगूरे पर जा बैठी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कंगूरा। तो कंगूरा का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कंगूरे का मतलब होता है जो भी महल होता है उसकी चोटी होती है, उसको कहते हैं कंगूरा या कंगूरे। तो जो महल था उसकी चोटी पर जाकर बैठ गई। कौन? गौरैया। फिर आगे देखिए, उस समय राजा धूप में लेटकर अधनंगा होकर नौकरों से तेल की मालिश करवा रहा था। अब जब गौरैया ने देखा कि जो राजा है, तो राजा तो आलसी है, अरे राजा क्या कर रहा है? तो राजा तो सोया हुआ है, आ रहा समझ में। और उसके जो नौकर चाकर थे, उसके नौकर चाकर से अपने हाथ पैर पर तेल की मालिश करवा रहा है, आ रहा समझ में। फिर आगे देखिए, तो राजा के सिर को टोपी रहित देखकर गौरैया ने राजा से कहा कि मेरे सिर पर टोपी है और राजा के सिर पर नहीं। आ रहा समझ में? तो जब राजा अपने नौकरों से मालिश करवा रहा था तो फिर गौरैया ने कहा कि देखो मेरे सिर पर टोपी है, परंतु यहाँ का जो राजा है उसके सिर पर टोपी नहीं है। आ रहा समझ में? अब राजा ने इसकी बात सुनी, तो यह सुनकर राजा ने उसकी टोपी उतरवाकर नष्ट करवा देना चाहा था, पर इतनी सुंदर टोपी को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया था। आ रहा समझ में? तो जब इतनी सुंदर टोपी देखी राजा ने, किसके सिर पर? गौरैया के सिर पर। तो फिर राजा ने कहा कि यह टोपी इसकी उतरवाकर नष्ट कर दी जाए। लेकिन राजा को लगा कि इसके पास तो बहुत सुंदर टोपी है और यह टोपी इसके पास आई कहाँ से। आ रहा समझ फ्रेंड? तो यहाँ पर अब आगे देखिए, अब देखिए उसने दर्जी, बुनकर, कोरी और धुनिया इन सभी को बुलाया
आ रहा समझ में। जो राजा था तो राजा ने दर्जी को, बुनकर को, कोरी को और धुनिया को, इन सब को बुलाया और इसने कहा कि इसकी इतनी सुंदर टोपी बनाने का कारण क्या था। आ रहा समझ में। और भी कई लोगों की आपने टोपी बनाई है, मेरे लिए भी कभी टोपी बनाई है, पर आपने इतनी सुंदर टोपी कभी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई है, इसका कारण उसने राजा ने जानना चाहा। आ रहा समझ में। और इसकी गौरैया की टोपी उतरवा कर रखवा ली जाती है। किसने टोपी उतरवा ली? राजा ने। आ रहा समझ फ्रेंड। अब यहाँ तक आप इस पाठ का अर्थ क्या समझ रहे हैं? तो देखो, राजा इसके अच्छे कार्य से खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके ईर्ष्या रखता है। किससे ईर्ष्या रखता है? गौरैया से। आ रहा समझ में। राजा फ्री में काम करवाता था, लेकिन गौरैया ने क्या हुआ, तो गौरैया ने आधा आधा सामान देने के लिए कह दिया था। तब जितने भी लोग थे, ये चारों लोगों ने ईमानदारी से काम किया और अच्छा काम किया। अब इसके पास अच्छी टोपी देखकर राजा खुश तो नहीं हुआ, और बल्कि उससे ईर्ष्या करने लगा, और ईर्ष्या के कारण इस गौरैया की टोपी उसने उतरवा दी। मतलब इसकी गौरैया की इज्जत कुछ समय के लिए उसने खराब कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ, अब आगे देखिए। तो धुनिया ने राजा को बताया कि यह जिससे भी काम करवाती थी उसे आधा हिस्सा देती थी। अब आया समझ में। धुनिया से पूछा, दर्जी से पूछा, बुनकर से पूछा, कोरी से पूछा राजा ने कि इसके पास इतनी अच्छी टोपी कहाँ से आई, इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आई, और तुम लोगों ने अगर बनाया है इसकी टोपी को तो इतना सुंदर इसकी टोपी को क्यों बनाया? तो धुनिया ने कहा, महाराज ये जब हमसे काम करवाती थी तो सीधा आधा हिस्सा हमको देती थी। आ रहा समझ में। और तब हमने इसके फिर टोपी बनाई है। यह सुनकर गौरैया ने कहा, क्या कहा गौरैया ने, कि पूरे दाम चुकाए हैं। जब धुनिया ने कहा कि महाराज ये जिससे भी काम करवाती थी सीधा आधा हिस्सा देती थी, तो गौरैया को लगा कि यार ये तो मेरे तरफ बोल रहे हैं। तो गौरैया ने कहा कि महाराज हमने इसका पूरा दाम चुकाया है, हमने फ्री में यह टोपी नहीं बनवाई है, हम आपके जैसे फ्री में काम नहीं करवाते हैं। आ रहा समझ में। अब यह जब बोली, किसने? गौरैया ने, तो यह बेकार की नहीं है। तो गौरैया ने कहा कि महाराज हमारे पास जो टोपी है बहुत मेहनत की टोपी है, हमारे पास फ्री की टोपी नहीं है, मुफ्त की टोपी हमारे पास नहीं है। आप जैसा मुफ्त में इन लोगों से काम करवाते हो, ऐसा मुफ्त में हम लोग काम नहीं करवाते। मैंने इनसे मुफ्त में कोई कार्य नहीं करवाया है, सीधा आधा आधा हिस्सा इनको दिया है, तब जाकर इन्होंने मेरी इतनी सुंदर टोपी तैयार की है। आ रहा समझ में फ्रेंड। अब आगे देखो गौरैया क्या बोलती है। तो गौरैया बोलती है कि यह राजा तो निरा कंगाल है, और राजा को अब सचमुच आश्चर्य हुआ। जब गौरैया ने कहा कि यह राजा तो कंगाल है, ये क्या इन लोगों को पैसा देगा काम करने का, यह राजा के पास तो धन ही नहीं है, यह राजा इन दर्जी को, बुनकर को, कोरी को, धुनिया को इनकी मेहनत, इनकी मजदूरी क्या देगा, इसके पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। आ रहा समझ में। तो ऐसी बेइज्जती कर दी किसने? गौरैया ने। किसकी? इस राजा की। आ रहा समझ में, जो इन लोगों से फ्री में कार्य करवाता था। अब यहाँ तक आप क्या सीखे फ्रेंड? इस पाठ से, इस पैराग्राफ से आपको कौन सी सलाह यहाँ पर मिल रही है? तो आपको ध्यान रखना है कि अपने जीवन में कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करना है, सबका सम्मान करना है, अपने को झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद में हमको किसी से भी मुफ्त में काम नहीं करवाना चाहिए। यदि हम किसी से काम करवा रहे हैं तो हमें उसकी मजदूरी, उसकी मेहनत आना, उसका पारिश्रमिक उसे अवश्य देना चाहिए। आ रहा समझ में। अब देखिए फिर आगे। तो इस प्रकार जब राजा ने इन सभी लोगों का समर्थन गौरैया की तरफ देखा तो राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। आ रहा समझ में। सचमुच में राजा आश्चर्य में पड़ जाता है कि वास्तव में सत्य है कि मैंने तो इन लोगों को इनकी मजदूरी दी ही नहीं, मैंने तो इनका मेहनत आना आज तक नहीं दिया, फ्री में इनसे कार्य करवा रहा था। आ रहा समझ में। अब इसके बाद देखिए फिर उसने सोचा कि इस पक्षी को मेरा खजाना खाली होने का पता कैसे लगा, और यह अनोखा तमाशा देखने के लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। आ रहा समझ में। अब राजा ने सोचा कि यार इस पक्षी को मेरा खजाना खाली होने का पता कैसे लग गया। आ रहा समझ में। लेकिन वह मूर्ख राजा यह बात नहीं समझ पा रहा था कि हमें किसी से मुफ्त में काम नहीं करवाना चाहिए। आ रहा समझ में। और जबकि ये छोटी सी चिड़िया थी, ये गौरैया थी, ये जिससे भी काम करवाती थी तो उसके पास जो सामान था उसका भी आधा आधा हिस्सा उसने दिया था। आ रहा समझ में। लेकिन ऐसे कल्याण करने वाला, ऐसा भला करने वाला यह राजा नहीं था। राजा तो स्वार्थी था। आ रहा समझ में। इसलिए जनता भी इससे खुश नहीं थी। इस राजा के समय में जो प्रजा हुआ करती थी तो यह प्रजा भी इससे खुश नहीं थी। आ रहा समझ में। तो प्रजा
को खुश रखने के लिए राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करना। आ रहा समझे फ्रेंड। इसके बाद देखिए आगे, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब राजा खजाना खाली होने की बात इसने चिड़िया ने कही, गौरैया ने कही, तो इसका जो तमाशा, मतलब राजा और गौरैया के बीच में जब बातें चल रही थी तो ये तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर आगे देखिए, राजा से मंत्री ने कहा, ठीक है, कि यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके दम लेगी। आ रहा समझ में। जो मंत्री था, तो मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज यह चिड़िया, यह गौरैया बहुत बोलने वाली है, यह तो मुंहफट है। मुंहफट का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के मुंह में जो शब्द आता है वह बोल देता है, बोलने में रुकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मुंहफट। तो इसने कहा, मंत्री ने राजा से, कि महाराज ये तो कैसी है चिड़िया, यह गौरैया तो मुंहफट है, कुछ भी बोल देती है, जो इसके मन में आता है बोल देती है। आ रहा समझ में। और मंत्री ने सोचा कि यह अब राजा को या महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। बेपर्दा मतलब जिसका जितना भी इसका क्रियाकलाप है, इसके जितने भी किए गए कर्म हैं, इसके सभी कर्मों को यह गौरैया उजागर करके ही आज दम लेगी। आ रहा समझ में। तो कभी भी ध्यान रखना फ्रेंड, अपने जीवन में अगर आपको सत्य बोलने का अवसर मिले तो आप सत्य बोलने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना, क्योंकि सदा सत्य की विजय होती है। आ रहा समझ में। सत्य के आगे हजारों असत्य झूठे हो जाते, झुक जाते हैं। एक सच्चे आदमी के सामने 100 झूठे आदमी को झुकना पड़ता है। आ रहा समझ में। तो आगे देखिए, इसमें राजा ने उसकी टोपी वापस करने का आदेश दिया। जब इस प्रकार की बातें गौरैया करने लगी तो राजा ने कहा कि भैया एक काम करो, इसकी जो टोपी थी, इसकी टोपी इसको वापस कर दो। आ रहा समझ में। तो देखो, राजा ने गौरैया की इज्जत खराब करने का प्लान बनाया था, लेकिन उल्टी इज्जत किसकी खराब हो गई, उस राजा की। आ रहा समझ में। तो जब भी हारता है तो जो खराब व्यक्ति होता है, जिसके कर्म खराब होते हैं, वही व्यक्ति हारता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उसकी हमेशा विजय होती है। और यही पाठ हमें यही सिखा रहा है। इस पाठ से हमें यही सलाह मिल रही है, यही प्रेरणा मिल रही है। ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें तो राजा ने कहा कि एक काम करो, ये गौरैया की टोपी इसको वापस दे दो। तो फिर गौरैया की टोपी राजा ने वापस करवा दी। फिर देखिए आगे, तो टोपी पाकर गौरैया ने कहा कि यह राजा तो डरपोक है। जब गौरैया की टोपी राजा ने वापस करवा दी, जब राजा की हकीकत गौरैया बोलने लगी तो डर के मारे राजा ने इसकी टोपी वापस कर दी। तो गौरैया ने कहा कि देखो कैसा डरपोक राजा है। आ रहा समझ में। तो वहां पर राजा की और इज्जत खराब हो जाती है। तो देखो फिर आगे क्या बोल रही है गौरैया, तो मुझसे डरकर टोपी लौटा दी। गौरैया ने कहा कि देखो, मैं तो एक नन्ही सी चिड़िया हूँ, मैं तो गौरैया हूँ, ठीक है, मेरी बातें सुनकर इसको इतना डर लगने लगा कि इसने मेरी टोपी ही लौटा दी। देखो कितना डरपोक है ये मुझसे ही डरने लगा। आ रहा समझ में। अब राजा ने इस मुंहफट गौरैया के मुंह लगना उचित न समझा। अब राजा ने सोचा कि इस मुंहफट गौरैया के मुंह लगना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए उसकी टोपी उसको वापस लौटा दी जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पर यह पाठ भी समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपना काम अपने को ईमानदारी से करना चाहिए। इसके बाद में हमेशा हमें मेहनत करना चाहिए। इसके बाद में किसी की झूठी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए। आ रहा समझ में। इसके बाद में कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए, जैसे गौरैया ने सत्य सत्य बोला है। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हमारी ये बसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी यहाँ पर समाप्त हुआ। पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी लेक्चर्स, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जल्द ही आपके लिए प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।